कोई भी बड़ा राजनीतिक परिवर्तन बिना समाज को जागृत पश्चिम चंपारण से शुरू हुई ये जन स्वराज पद यात्रा, उसके करीब करीब आज 82 दिन 82 डेज हो गए। उसी क्रम में मैं आपके जिले शिवहर में पिछले कुछ दिनों से हूँ। आज कल शाम में शिवहर शहर पहुंचे हैं, उसी क्रम में आपसे मुलाकात हो रही है। मैं संक्षेप में अभी तक का जो अनुभव रहा है वो साझा करूंगा। उसके जो बिहार की समस्याएं हैं, ज़्यादातर समस्याएं जिला स्पेसिफिक अगर आप हटा दें तो सामान्य तौर पर लोगों को पता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा व्यवस्था खराब है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, बाढ़ की समस्या है, नहरों से खेतों को पानी नहीं है। ये जनरल जानकारी तो सबको है ही, भ्रष्टाचार, अफसरशाही वगैरह। लेकिन जो हम लोग पैदल चल रहे हैं गांव देहात पंचायत में जब जाते हैं तो कुछ बातें ऐसी भी पता चलती हैं, जो कुछ क्या बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जो वहाँ के पंचायत की, वहाँ के ब्लॉक की या वहाँ के जिले की स्पेसिफिक है। तो मैं शुरुआत करूँगा रोजगार से। रोजगार बहुत बड़ा मामला है। पिछले 80 दिनों में मैं जहाँ पर भी गया हूँ, गाँव के गाँव एक अनुमान हम लोग का ये है कि 50 से 60% गाँव का जो नवयुवक है वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाकर काम कर रहा है। ये पश्चिम चंपारण में भी दिखा, पूर्वी चंपारण में भी दिखा और शिवहर में भी दिखा। लेकिन शिवहर में इसकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जो गरीबी या बेरोजगारी का आलम है वो दोनों चंपारण के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। उसकी एक वजह लोग जो समझ में आ रही है, लोगों ने बताया कि जो थोड़ी बहुत भी कृषि की सुविधा, किसानी की सुविधा, खेती करने वालों को सुविधा दोनों चंपारण में है, वो शिवहर में नहीं है। एक आंकड़ा हम लोगों ने देखा, यहाँ शिवहर एकमात्र जिला ऐसा है पूरे बिहार में जिसमें सिर्फ 1% जमीन सिंचित है। एश्योर्ड इरिगेशन की सुविधा सिर्फ 1% जमीन को है। कृषि योग्य भूमि का सिर्फ 1% भूमि ऐसा है जिसमें एश्योर्ड इरिगेशन की सुविधा। इरिगेशन यहाँ है ही नहीं। ज़्यादातर जिलों में, जैसे दोनों चंपारण में आप नहरों का जाल देखेंगे, वो नहर काम नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ प्रयास किया गया है। पहले कभी किसी समय कालखंड में वहाँ नहर बनाए गए हैं। शिवहर में नहर कहीं नहीं है। और आंकड़ों में भी, सरकार के आंकड़ों को भी मैंने जब दिखवाया तो पता चला कि 1% जमीन जो है वो सिंचित है, एश्योर्ड इरिगेशन है। दूसरी जो समस्या यहाँ पर है, ये 54% जिला बाढ़ इफेक्टेड है। एज पर द गवर्नमेंट डेटा 54% जो शिवहर का हिस्सा है वो उसमें बाढ़ किसी न किसी तरीके कभी न कभी आता है। तो बाढ़ की फ्रीक्वेंट बाढ़ और एश्योर्ड इरिगेशन के न होने से जो थोड़ी बहुत खेती से पर लोग जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर स्थिति खराब है। हालांकि लोग यहाँ खेती करते हुए दिखे हर जगह, जमीन उपजाऊ है, लोग खेती भी कर रहे हैं, लेकिन वो मान कर चलते हैं कि एक फसल हमारी बाढ़ में बर्बाद होगी। और जो बाढ़ से के अलावा जो रबी की खेती है उनको पूरी तरीके से अपने पंपिंग सेट वगैरह पे उनको आश्रित रहना है। इसी वजह से खेती यहाँ पर लाभदायक बिल्कुल ही नहीं है। पूरे बिहार में नहीं है, लेकिन शिवहर में और हालत खराब है। और उसका रिजल्ट ये है कि बड़े पैमाने पर लोग हर घर से पलायन करते हैं रोजी रोजगार के लिए। दूसरी जो व्यवस्था जिसको लेकर पूरे बिहार में चर्चा है वो शिक्षा की। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, ये उनके 17 साल के कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय है। ऐसा इसलिए कि अगर रोड खराब है या सिंचाई की सुविधा नहीं है या अस्पताल नहीं है तो कल एक अच्छी सरकार अगर आ जाए तो शायद वो चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की वजह से पिछली 2 पीढ़ी जो स्कूल और कॉलेज से पढ़कर निकल गए, अगर कल एक अच्छी सरकार बिहार में आ भी जाए तो भी अब वापस जाकर वो लोग स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तो पूरी 2 पीढ़ी बर्बाद हो गई बिहार की। और खासकर पिछले 5-6 सालों में शिक्षा व्यवस्था में जो मैं गिरावट देख रहा हूँ, क्योंकि मैं 14-15 में यहाँ आया था, उस समय शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभी वो मरमरिंग शुरू हुई थी, हंगामा शुरू हुआ था। लेकिन अब तो जैसे एक तरह से समाज ने और लोगों ने गिव अप कर दिया है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं की जो इमेज है उसको लेकर जो परसेप्शन है वो सिर्फ खिचड़ी बांटने वाला सेंटर, और कॉलेज का जो परसेप्शन है वो ये है कि
यहाँ पर डिग्री बढ़ती है। आप एडमिशन ले लीजिए, एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा दे दीजिए और डिग्री ले लीजिए। पढ़ाई ना कॉलेज में हो रहा है, ना स्कूल में हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो चीज़ें मैंने चंपारण में देखी, कमोवेश वही स्थिति मुझे शिवहर में दिखा। सबसे बड़ी परेशानी है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्कूल की बिल्डिंग, हाथे वगैरह, क्लासरूम्स, उसका और शिक्षकों और बच्चों, इन तीनों का समायोजन न होना। मतलब जहाँ पर बिल्डिंग है वहाँ पर शिक्षक समुचित संख्या में नहीं है, जहाँ शिक्षक हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं है। तो ये तीनों चीज के समायोजन के न होने की वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है। मुझे ऐसा लगता है, हम लोगों ने शुरुआती सजेशन भी दिए हैं, जब समय आ गया है कि बिहार में सरकार ये समता मूलक शिक्षा व्यवस्था के पीछे पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने के बजाय एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें कम से कम प्रखंड के स्तर पर 1-2 विश्व स्तरीय न भी सही तो कम से कम बेहतर स्कूल, 1-2 स्कूल भी अगर बेहतर बनाया जाए और फिर मोबिलिटी के जरिए मोबिलिटी प्रोवाइड करके बच्चों को ये सुविधा दी जाए ताकि लोग उन स्कूल में आ सके। एक प्रखंड का पेरीफेरी जो है वो 10, 12, 15 किलोमीटर होता है। शहरों में अगर आप देखेंगे हर बच्चा, हर परिवार अपने बच्चे को बस स्कूल बस में भेजता है, 5-10 किलोमीटर भेज सकता है। तो हम लोग जो ब्लूप्रिंट अभी बना रहे हैं उसमें पहली सोच ये है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक 10 साल का नजरिया बनाया जाए और पहले साल, हर साल 500 स्कूल, मतलब हर प्रखंड में कम से कम एक विश्व स्तरीय व्यवस्था बनाई जाए। जो अभी हम लोग सरकार 30-40 हजार करोड़ रुपया हर साल खर्च कर रही है और उससे एक भी विद्यार्थी को फायदा नहीं हो रहा है। हम लोग की सोच ये है कि 1/3 बिहार का जो बजट है वो विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थाओं को बनाने में, स्कूल्स को बनाने में खर्च होना चाहिए और 2/3 जो पैसा है उसको एग्जिस्टिंग व्यवस्था को सपोर्ट करने में लगाना चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि अगर आप 10-15 हजार करोड़ रुपया नए विश्व स्तरीय स्कूल बनाने में लगाएंगे तो हर साल, अभी तक का अनुमान है कि नेतरहाट जैसे विद्यालय हर साल आप हर प्रखंड में कम से कम एक, और थोड़ी और व्यवस्था भी अगर उसको ठीक से सोच कर बनाया जाए तो हर प्रखंड में 2 बनाया जा सकता है। तो अगर हर प्रखंड में आप 2 ऐसे स्कूल भी बना दें, एक आवासीय और एक नॉर्मल, और बस की मोबिलिटी प्रोवाइड कर दें विलेजर्स को, तो कम से कम शुरुआती दौर में, क्योंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए पंचायत के स्तर पर उस तरह के स्कूल बनाने में आपको 10 साल का समय लगेगा। तो हम लोग की सोच ये है कि सरकार को भी ये देखना चाहिए कि कम से कम प्रखंड के स्तर पर एक नेतरहाट जैसा या समलतुल्ला जैसा विद्यालय जरूर बनाया जाए और एक ऐसा विद्यालय बनाया जाए जो आवासीय न हो। अगर प्रखंड के स्तर पर 2 ऐसे विद्यालय बनाने हो तो करीब करीब 10 से 15 हजार करोड़ का खर्च होगा और हर साल अगर आप 10,000 करोड़ रुपए शिक्षा व्यवस्था में लगाते जाएंगे, जो कि अभी के एग्जिस्टिंग बजट को ही अगर आप मानकर चले, तो आने वाले 10 साल में आपके हर पंचायत में ये स्कूल हो जाएगा। अगर नीतीश कुमार का 17 साल का आप शासनकाल देख लें, हर साल उन्होंने 300-400 स्कूल भी ऐसे बनाए होते, तो आज 17 साल में 5-6 हजार ऐसे स्कूल बन गए होते। तो हम लोग की सोच ये है कि शिक्षा व्यवस्था इतनी बुरी हो गई है कि सिर्फ ये बात करना कि शिक्षकों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उससे बात नहीं बनेगी। इट इज टाइम कि गवर्नमेंट ड्राइंग बोर्ड पर जाए, हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय विद्यालय बने। शिक्षकों की संख्या को लेकर जो हम लोग सोचते हैं, जो अभी हम लोग का कैलकुलेशन है, करीब करीब 9-9.5 लाख शिक्षकों की जरूरत है बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। अभी सरकार के पास करीब 4-4.25 लाख शिक्षक हैं। जो शिक्षक हैं उनकी योग्यता और उपयोगिता पर भी प्रश्न चिन्ह है, लेकिन अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि जो शिक्षक हैं वो ठीक है, तो भी आपको हर सब्जेक्ट में हर स्तर पर बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए करीब करीब 9-9.5 लाख शिक्षकों की जरूरत है। तो ये पूरी जो मैं समझ मेरी अभी तक की बनी है, अभी तो पूरा बिहार घूमना है, कि शिक्षा व्यवस्था में रिसोर्सेज का समायोजन न होना, सरकार का ध्यान उस पर न होना, बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े कंपाउंड हैं। जरूरत इस बात की है कि प्रखंड के स्तर पर कोई 1 या 2 ऐसी बड़ी बिल्डिंग, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला लिया जाए, उसको अपग्रेड किया जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहाँ प्रोवाइड की जाए और लोगों को बस से या किसी दूसरे छोटे व्हीकल से मोबिलिटी दी जाए ताकि लोग अपने बच्चों को वहाँ भेज सके। कम से कम शुरुआती कदम यही होना चाहिए। तीसरी बात जो स्वास्थ्य को लेकर लोग कहते हैं, अभी तक मैं जहाँ घूम रहा हूँ, चूंकि मैं गाँव में जाता हूँ, तो कोई भी ऐसा ही स्वास्थ्य की फैसिलिटी मुझे नहीं दिखी जहाँ पर कि डॉक्टर, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, मरीज हो। करीब करीब 99% लोग
ग्रामीण चिकित्सकों पर या प्राइवेट चिकित्सकों की सेवा पर ही अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निर्भर है। शिवहर में भी यही स्थिति है। कमोवेश सारे लोग ग्रामीण चिकित्सकों और प्राइवेट चिकित्सकों पर आधारित हैं। चूंकि मैं ब्लॉक हेडक्वार्टर पे अनुमंडल या जिले के अस्पताल में गया नहीं हूँ, तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। शायद वो बेहतर हो, बल्कि सब सेंटर, पीएचसी और रेफरल हॉस्पिटल का जाल होना चाहिए था। वो पेपर पर बड़ी संख्या में है, लेकिन नीचे स्तर पे कहीं गाय भैंस बांधा हुआ है, कहीं कुत्ते घूम रहे हैं, कहीं वो खाली पड़ा हुआ है, कोई हॉस्पिटल चल नहीं रहा है। रोजगार, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद जो बड़ी बातें दो तीन देखने को मिलती है, वो है दो ऐसे विषय हैं जिस पर कि हम लोगों को सामान्य तौर पर बिहार के लोगों को लगता है कि इन दो क्षेत्रों में सुधार हुआ है। वो है एक सड़क और दूसरा है बिजली। बिजली को लेकर मैं जरूर कहूंगा कि जहां पर भी हम लोग गए हैं, हर जगह बिजली आ गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या जो लोग बता रहे हैं, जो हम लोग सुन रहे हैं गाँव में, वो है गलत बिजली बिल का आना। शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां मैं गया हूं, ये चंपारण में भी था और शिवहर में भी मेरे पास लोगों ने बिल दिए हैं, अपने पेपर जमा किए हैं, वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं। ज्यादातर लोगों ने बताया कि बिजली का बिल 2000 से 70,000 तक लोगों के बिल आए हैं, लोगों ने अपना बिजली बिल दिखाया है। तो ये समस्या आने वाले कुछ महीनों और सालों में बढ़ने वाली है। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर गलत बिजली बिल आ रहे हैं। सड़क की जहां तक बात है, बिल्कुल नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में सुधार है, दिख रहा है। लेकिन ग्रामीण सड़कों की हालत करीब करीब लालू जी के जंगल राज का जो कालखंड था वैसी ही है या उससे भी बदतर है। कोई भी ऐसा गांव मुझे अभी तक नहीं मिला जहां मैं पैदल चला हूं। 2-4 गांव एक्सेप्शन के तौर पर, अपवाद के तौर पर छोड़ दे, जहां पर कि गांव के अंदर की सड़क ठीक है। आप लोग भी पत्रकार हैं तो आप लोग घूम ही रहे, रोज देखते होंगे। इसके अलावा 2 बड़ी योजनाओं की 2-3 बड़ी योजनाएं जो 7 निश्चय का हिस्सा था, उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। बहुत लोग भूल गए हैं कि 7 निश्चय में पहला एक वादा था कि जो बेरोजगार है बिहार में 18 से 35 साल के हर बेरोजगार को महीने का 1000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा, जब तक उसको रोजगार न मिल जाए। तो अभी तक मैं 80-82 दिन में कोई ऐसा युवक मुझे नहीं मिला, नवयुवक नहीं मिला जिसको ये भत्ता मिला है। जहां तक मैं समझता हूँ शायद इसको सरकार ने योजना शुरू ही नहीं की, या किया होगा तो किसी को तो पैसा मिला नहीं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को भी शुरुआती जो मैं जब 2014-15 में मैंने देखा, 15-16 में कुछ लोगों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला था। लेकिन अब करीब करीब वो बात भी समाज के भी मानस पटल से और एडमिनिस्ट्रेशन के भी प्रायोरिटी से वो चीज हट गई है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पाने वाले लड़कों की संख्या भी करीब करीब नगण्य है। तीसरी बड़ी योजना है नल का जल की योजना। पश्चिम चंपारण में 90% से ज्यादा नल जल योजना या तो चली नहीं या बनी तो चल नहीं रही अभी। पूर्वी चंपारण में स्थिति मुझे थोड़ी बेहतर दिखी। वहां 60-70% नल जल योजना जो है वो नहीं चल रही है, मतलब 25-30% योजना चल रही है। पश्चिम चंपारण में करीब 10% या उससे कम, पूर्वी चंपारण में 25% या उससे कम। शिवहर में कमोबेश स्थिति फिर वही पश्चिम चंपारण वाली है। यहाँ नल जल योजना 100 में 90 खराब है या नहीं चल रही। एक और जो बड़ी योजना जिसकी चर्चा हर जगह है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है, शौचालय का, ओडीएफ का। ओडीएफ पूरी तरह से फॉल्स है। जितने गांव में हम लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, जब पैदल ही चल रहे हैं तो कुछ किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। खुले में शौच आज भी ज्यादातर गाँव की सच्चाई है। महिलाएं मिलती हैं, झुंड की झुंड मिलती हैं, जो ये बताती है कि उनको शौचालय के लिए पैसे नहीं मिले, या अगर मिले हैं तो 2000 रुपए, जो एक फिक्स रेट मुझे समझ में आया दोनों चंपारण और शिवहर में अभी तक, कि 2000 रुपए आप अधिकारियों को दीजिए और शौचालय के 12,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। शौचालय आप बनाते हैं, उपयोग में लाते हैं या नहीं लाते हैं, ये आपका डिसीजन है। तो नीतीश कुमार जी का शौचालय और केंद्र सरकार की ओडीएफ योजना, ये पूरी तरीके से हम लोगों को कारण में मुझे देखिए शिवहर में भी यही है। लोगों को एक्चुअली 5 किलो के बजाय 4 या 4.5 किलो ही अनाज मिल रहा है। और उसकी वजह जो मुझे समझ में आई है लोगों से बात करने के बाद, जो जन वितरण प्रणाली का दुकान चलाने वाले सैकड़ों लोगों से मैं मिला हूं 80 दिन में, हर क्विंटल पे प्रति क्विंटल 40 रुपया जो जन प्रतिनिधि और ऑफिसर हैं वो हर महीने उसमें से पैसा लूट हो रहा है। और मैंने अभी ट्वीट भी किया है कुछ दिन पहले
जन स्वराज के हैंडल से लोगों ने ट्वीट किया है, हर महीने प्रखंड के स्तर पर बड़े प्रखंडों में करीब 20,000 क्विंटल अनाज आता है और हर क्विंटल पर 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा लिया जा रहा है और इसमें विधायक से लेकर निचले स्तर के जनप्रतिनिधि और सरकारी अफसर मिलकर इस पैसे का हर महीने सिस्टमेटिक तरीके से बंटवारा कर रहे हैं। यही कारण है कि जन वितरण प्रणाली से लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो या 4.5 किलो ही अनाज मिल रहा है। तो ये दो जो बड़ी योजनाएं हैं इसका मैंने आपको ब्यौरा दे दिया। बाकी यहाँ पर जो मनरेगा है वो शिवहर और पूर्वी चंपारण जैसे जिलों में बिल्कुल पूरे राज्य के स्तर पे आंकड़े बताते हैं कि 100 में 40%, मतलब पूरे भारत में मनरेगा का यूटिलाइजेशन बिहार में सबसे कम है। अगर 10,000 करोड़ रुपए लाकर मनरेगा की सुविधा दी जा सकती है, लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, मजदूरी का अवसर दिया जा सकता है, तो उसके एवज में बिहार में सिर्फ 39 रुपए, पिछले 3 सालों का औसत है 39 रुपए, 39 रुपीज। उसमें भी पूर्वी चंपारण सबसे निचले स्तर पर है जहां सिर्फ 33%, शिवहर का भी आंकड़ा करीब करीब वही है। तो हम लोग मनरेगा की बात न नीचे सुन रहे हैं, न कोई किसी को मनरेगा के अंतर्गत काम करते हुए देखा। एक अंतिम बात जो इंदिरा आवास योजना की है, बड़े पैमाने पर जहां पर भी आप जाएं वहां लोग आवास की मांग करते हैं, इंदिरा आवास योजना की बात करते हैं। जो समझ में बात आई कि ज्यादातर लोगों को जिनका घर बना हुआ है वो इंदिरा आवास योजना में शुरुआती दौर में जब आज से वर्षों पहले 20,000 रुपए मिलता था उसी के तहत उनके आवास बने हुए हैं। ये जो नई योजना शुरू हुई है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,40,000 रुपए मिल रहा है, इसमें ज्यादातर लोगों को बेनिफिट नहीं मिला है। तो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपने आप को लाचार बताते हैं, लेकिन एक बात सच्चाई है कि जिसको भी 1,40,000 मिल भी रहा है उसमें सिस्टमेटिक तरीके से 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक पैसा पीसी के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच में बांटा जा रहा है। इसके अलावा पूरे पदयात्रा के दौरान जो सबसे ज्यादा हम लोग शब्द सुनते हैं, एक बात जो दिख रही है सरकार के प्रति उदासीनता। एक तरीके से लोगों ने गिव अप कर दिया है कि इस सरकार से तो कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत रेयर भी कोई ऐसा नहीं मिलता है जो ये बताए कि भाई सरकार आई है, देखिए अब आगे क्या करते हैं या आगे कुछ अच्छा होगा। जो भी मिलता है वो यही कहता भी इनसे तो कुछ होगा नहीं। एक जो बड़ी समस्या जिसका मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया वो है खाद की कालाबाजारी, जो सबसे ज्यादा अफसरशाही, भ्रष्टाचार, पीसी, इन तीन के बाद जो सबसे ज्यादा बड़ी लोगों ने कंप्लेन किया है वो है यूरिया की अनुपलब्धता या उसकी कालाबाजारी। यूरिया लोगों को 500 से 1200 रुपए तक में खरीदना पड़ रहा है। अभी मैं जब पीछे घूम रहा था तो धान के फसल के दौरान लोग की क्या दिक्कत हुई वो लोग बता रहे थे। अब गेहूं की बुआई हो गई है, लोग घूम रहे, मारे फिर रहे, यूरिया मिल नहीं रहा है। पोटास पर, डीएपी पर 500 रुपए से 800 रुपए ब्लैक होना और इसके साथ साथ शिक्षा का ध्वस्त होना। ग्रामीणों के लिए ये जो तीन बातें हैं, रोजगार, शिक्षा और कृषि में कृषि की सुविधा न हो पाना, विशेष करके खाद बीज का समय पर न मिलना या उसकी कालाबाजारी होना। मोटे तौर पर ये बातें अभी तक हम लोग को सुनने समझने को मिली है। बाकी अब आप लोग के जो प्रश्न है वो आप कर सकते हैं। तो ये है कि सरकार के नजरिए में शिक्षा को लेकर, शिक्षा के प्रति जो सरकार का नजरिया है, शिक्षा सरकार की ऐसा देखने से लगता है कि सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। न सरकार, अभी जैसे मैं आपसे पूछूं पिछले 1 साल में शिक्षा को लेकर कोई उच्च स्तरीय बैठक, कोई नई योजना, कोई नया प्रयास हुआ ही नहीं। सरकार मानकर बैठी हुई है कि जैसे शिक्षा व्यवस्था है इससे इसको बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। समाधान का जहां तक सवाल है, मैं आपको बता रहा था कि जो 40,000 करोड़ रुपए करीब पब्लिक का, जनता का पैसा शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है, वो बिल्कुल ही एक तरह से इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन, ये पानी में पैसा जा रहा है। इसके बजाय जरूरत इस बात की है कि सरकार फिर से ड्राइंग बोर्ड पर जाए और कुछ नई शुरुआत हो, जिसमें कि समता मूलक शिक्षा के नाम पर हर गांव में स्कूल और शिक्षक पेपर पर प्रोवाइड करने के बजाय, जैसे आप देख रहे हैं पूरी शिक्षा व्यवस्था, सारे विद्यालय उत्क्रमित विद्यालय हैं, वो पेपर पर ही उनको प्राथमिक को उच्च विद्यालय बना दिया, उच्च माध्यमिक बना दिया, माध्यमिक को उच्च बना दिया। उसका कोई फायदा नहीं है। आपने पेपर पर सब सुविधा प्रोवाइड कर दी, ना उन विद्यालयों में वो सुविधा है, ना वहां पर शिक्षक हैं, ना वो शिक्षकों की कोई ट्रेनिंग है, ना उन विद्यालयों में बच्चे जा रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है
कई राज्यों में भी ऐसा हुआ है, दुनिया में ऐसे बहुतेरे एग्जाम्पल हैं कि हर गांव में, हर पंचायत में स्कूल बनाने के बजाय आप 10 नेबरहुड पॉलिसी के तहत 10-15 किलोमीटर का एक पेरिफेरी बनाएं और एक प्रखंड में अगर आप 2 या 3 बेहतर शिक्षण संस्थाओं को बना सकते हैं, वही आगे का रास्ता है। क्योंकि जो संसाधन है सरकार के पास, वो 8000 विद्यालय के लिए है ही नहीं। यात्रा करने से, पैदल चल देने मात्र से तो चीजें ठीक नहीं होगी। पदयात्रा का उद्देश्य क्या है? पहले तो ये कि समाज की इन समस्याओं को निचले स्तर पर जाकर समझा जाए। अगर आप आज के किसी नेता से जाकर बिहार में बात करेंगे, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, एमपी हो, तो ये जितने मुद्दे मैं उठा रहा हूं, ऐसा नहीं कि लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी गहराई में जाकर समझना कि अगर मैं पैदल चल रहा हूं तभी ये समझ में आ रहा है कि भी स्कूल तो है लेकिन वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां स्कूल नहीं है, दोनों है तो बच्चे नहीं है। तो पहला उद्देश्य है कि इन विषयों को गहराई से जाकर समझना। दूसरी जो बात है जो पदयात्रा के दौरान किया जा रहा है कि मैं हर पंचायत के विकास के लिए अगले 10 साल की एक योजना बनवा रहा हूं। वो वहां के स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। तो जब पदयात्रा खत्म होगी तो लोग हर पंचायत में, बिहार के 8000 से ज्यादा पंचायतों में लोग ये देख पाएंगे कि उनके पंचायत के विकास के लिए अगले 10 साल की योजना क्या है। और विकास की योजना का मतलब समस्याओं का समाधान नहीं है। मान लीजिए कि किसी पंचायत में हम लोग गए, वहां पर सड़क बहुत बेहाल है, सड़क टूटी हुई है, तो ये जरूर हम लोग जो उसमें लिखेंगे कि उस सड़क को त्वरित प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाए। लेकिन अगर वहां हर साल बाढ़ आता है तो जब तक बाढ़ की समस्या का निपटारा नहीं होगा तब तक वहां विकास नहीं हो सकता है। तो समस्याओं के समाधान के साथ साथ 3 विषयों पर विकास की योजना बनाना। पहला, उस पंचायत में बच्चों को शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा कैसे प्रोवाइड कराई जा सकती है। दूसरा, वहां पर जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनकी आमदनी बढ़ाने का जरिया क्या हो सकता है। और तीसरा, क्या करने से पंचायत के स्तर पर हर पंचायत में 800, 500 से 1000 लोग नए रोजगार के अवसर बनाए जा सकते हैं। ये योजना हर पंचायत की मैं बनवा रहा हूँ ताकि इसको बनाकर जारी किया जा सके, लोग उसको देख सके, समझ सके कि उनके पंचायत में उन विकास के लिए किन समस्याओं के समाधान की बात हो रही है और विकास के इन 3 पहलू, शिक्षा, कृषि और रोजगार पर आगे की योजना क्या है। ये पदयात्रा का एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य जो कि उससे बड़ा है, ये सारी जो व्यवस्था है इसके जड़ में क्या बात है? इसके जड़ में बात है कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं वो लोग सही नहीं आ रहे। एक सही राजनीतिक व्यवस्था होगी तभी तो आप चाहे शिक्षा सुधारें या रोजगार सुधारें या सड़क बनाएं या उद्योग लगाएं। ये सब के लिए जरूरी है कि बिहार में सही जनप्रतिनिधि चुनकर आए। जब मैं जनप्रतिनिधि कह रहा हूं तो वो सिर्फ विधायक नहीं है, वो सिर्फ एमपी नहीं है। बिहार में 1,15,000 वार्ड सदस्य भी चुनकर आते हैं, 15,000 के आसपास पंचायत समिति में लोग चुनकर आते हैं, 8,500 के आसपास मुखिया, 8,500 सरपंच चुनकर आते हैं। तो ये जो पूरी पदयात्रा है वो ये प्रयास ये है कि समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए और उन लोगों को एक साथ मंच पर बैठाया जाए। सब लोग मिलकर तय करें कि दल बनाना है तो दल बनेगा, वो सारे लोग मिलकर दल बनाए। लेकिन अगर दल बने तो किसी व्यक्ति का ना हो, किसी परिवार का ना हो, किसी जाति विशेष का ना होकर उन सारे लोगों का हो जो कि इसको मिलकर बनाएं और इसको मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से चलाएं। इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको करीब करीब 1,50,000 ऐसे जनप्रतिनिधि हैं बिहार में जिनको चुनकर आना है। तो आपको कम से कम 1,50,000 तो अच्छे आदमी चुनकर आने ही चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में सही लोगों को ढूंढने का भी अभियान है पदयात्रा। तो बिहार तब सुधरेगा जब हजारों अच्छे लड़के वार्ड सदस्य चुनकर आएंगे, जब 5,000 6,000 अच्छे लोग मुखिया बनेंगे, 100-150 अच्छे आदमी विधायक बनेंगे, तब सुधरेगा। तो पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि समाज की मदद से अच्छे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनके साथ एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए जिसमें इस तरह के लोग न सिर्फ संगठन का काम करें बल्कि साथ साथ चुनाव अलग अलग स्तर पर अपनी क्षमता के अनुसार लड़े। और सही लोग जब चुनकर आएंगे तभी बिहार की स्थिति सुधरेगी। ये जड़ को मजबूत करने की बात है। अब आप ये कहेंगे कि अच्छे लोग हैं कहाँ, अच्छे लोग का मापदंड क्या है? उसको मैं रोज समझा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि पहली जो बात है कि अगर आप 1000 में एक आदमी भी अच्छा है, अगर बिहार में 1000 में एक आदमी अच्छा है तो भी 2 लाख लोग हो गए। तो हमें तो इस पूरी पदयात्रा के दौरान 1000 में से एक अच्छा आदमी ढूंढ कर निकालना है।
जो चयन की प्रक्रिया है वो ऐसी नहीं है कि मैं रोड पे चल रहा हूँ और किसी को इंटरव्यू लेके उसको चयनित कर रहा हूँ। मैं रोज कहता हूँ कि सही लोगों की पहचान का एक ही तरीका है कि समाज को मत के समाज के बीच बैठकर लोगों की बात से बात विचार करके उनसे वो लोगों का चयन किया जाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं 3 जिले में चल रहा हूं, लेकिन करीब 200 प्रखंडों में, बिहार के 200 प्रखंडों में ऐसे लोगों की चयन और उनको चिन्हित करने, उनको एक साथ लाने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत बड़े स्तर पे चल रही है। बेतिया पश्चिम चंपारण में करीब 15,000 ऐसे लोग निकाले जा चुके हैं जिनका पूरा प्रोफाइल बना प्रखंड के स्तर पर, जिनको समाज ने कहा कि नहीं ये बेहतर व्यक्ति है, या जिन लोगों ने ये कहा कि हम इस नई राजनीतिक व्यवस्था के संस्थापक सदस्य बनना चाहते हैं। ये प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया जो चल रही है, एक पदयात्रा के 3 महीने के अंदर, पदयात्रा जब मैं जिले में खत्म कर लेता हूँ उसके 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपके जिले में भी हर प्रखंड में ये समितियां, इन लोगों का नाम नंबर आपको मिलने लगेगा कि ये कौन लोग हैं जिनको चुनकर निकाला जा रहा है। कोई भी जब आप इस तरह की बड़े स्तर की का प्रयास कर रहे हैं तो ये संभव नहीं है कि 100 का 100 आदमी अच्छा हो, लेकिन प्रयास ये है कि आज की जो व्यवस्था है इसमें इतने गलत लोग हैं कि अगर कोई गलती से सही आदमी उसमें चला भी जाता है तो भी वो गलत बन जाता है या गलत ही उसको करना पड़ता है। प्रयास ये है कि इतने सही लोगों की व्यवस्था बनाई जाए ताकि उसमें अगर कोई 2, 4, 10 आदमी गलत आ भी जाए तो वो भी गलत न कर सके। तो प्रखंड के स्तर पर आप मान कर चले करीब 1%, मतलब हम लोग का टारगेट ये है जो मैंने आपको कहा कि 100 में 1 आदमी तो जरूर समाज में अच्छा है, बेसिक सोच ये है। तो 1% हुआ। अगर आप 1% आदमी भी निकालेंगे जिले के स्तर पर तो आपके जिले शिवहर में जैसे 6-6.5 लाख का पॉपुलेशन है तो 6,500 लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको हम लोग ढूंढ कर निकाल लेंगे। बेतिया में ये नंबर करीब 45,000 का है, पूर्वी चंपारण में ये नंबर 50,000 का है और इसीलिए ये इतना लंबा समय लग रहा है। सिर्फ मैं पदयात्रा नहीं कर रहा हूँ, पदयात्रा अगर 3-4 हजार किलोमीटर चलना हो तो 6 महीने में चला जा सकता है। मैं इसके लिए 1.5 साल क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि जब मैं चल रहा हूँ तो मैं समाज से मिल भी रहा हूँ, समाज में समय बिता रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों के विषय में समझने का प्रयास कर रहा हूँ, ये योजना बनवा रहा हूँ। तो इसीलिए इस काम को करने में 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, लेकिन इसको स्थिर होकर करना ही उपाय है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। इवन जो महिलाओं के प्रति महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो भी बिहार में बढ़ा है और पिछले 5 साल से लगातार बढ़ रहा है। तो किस आंकड़े की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं? किसी ने कहा कि यहाँ पर एक सर्वे हुआ है, तो जो सर्वे उन्होंने कराया उस सर्वे की रिपोर्ट को जारी करना चाहिए, उस एजेंसी का नाम जारी करना चाहिए, उसका सैंपल साइज जारी करना चाहिए ताकि हम लोग उसको देख सके, समझ सके। हम लोगों ने भी तो कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, मान लीजिए हम इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। बिहार में दूसरे लोग भी पढ़े लिखे हैं, उनको भी आंकड़े समझ में आते हैं, डेटा समझ में आता है। तो अगर सरकार के पास कोई आंकड़ा ऐसा है जो शराबबंदी के फायदे को कानून व्यवस्था के हिसाब से या आर्थिक मामलों में या सामाजिक विषयों पर दिखाता है, दर्शाता है, तो सरकार को वो आंकड़े, वो रिपोर्ट जारी करना चाहिए ताकि पब्लिक उसको देख सके, हम लोग उसको समझ सके। जिस दिन वो जारी करेंगे अगले दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता दूंगा। गांधी जी ने हमेशा बताया कि कोई भी बड़ा राजनीतिक परिवर्तन बिना समाज को जागृत किए हुए, बिना समाज को साथ में लिए हुए नहीं हो सकता है। तो जो पूरी जन स्वराज की सोच है वो महात्मा गांधी की सोच से, उनके बताए हुए सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों से प्रेरित है और उसी पर चलने का पूरा प्रयास है। तो बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे तफसील के साथ जन स्वराज यात्रा पे निकले हुए प्रशांत किशोर को, जो शिवहर में मीडिया से बातें कर रहे थे। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।